अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आजकल हम बहुत कुछ सुन रहे हैं सियासी जमातों की गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस भी चल रहा है जहां पे पीटीआई की फंडिंग की स्क्रूटनी हुई है, और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से भी कुछ मामलात सामने आए हैं। लेकिन बुनियादी सवाल एक ये है कि क्या कोई बहुत बड़ी वायलेशन हुई है एक ऐसे मुल्क के हवाले से जहां पे कुछ अरसा पहले तक अरबों रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे थे। यही वही लोग जो आजकल एतराज़ात कर रहे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द के लोग थे। मसलन रमज़ान शुगर मिल्स की अगर मिसाल ले लें तो 13 अकाउंट्स में कोई 9 अरब रुपए के करीब बाहर से आए गए। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तान में जहां पे आप नहीं कह सकते कि ये 100% कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। लेकिन हमारा जो इस वक्त जेर बहस मसला है वो पार्टी फंडिंग का है कि पीटीआई को अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से फंड्स आए और इल्ज़ाम ये था कि उनको उनके अकाउंट्स को जाहिर नहीं किया गया। ख़ास तौर पर कुछ अकाउंट्स थे जिसमें पैसे आए बंद हो गए। तो वो सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा मसला है जिसकी वजह से एक तूफान सा खड़ा हो गया है, और क्या यही पाकिस्तान का वाहिद मसला है? तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात दो ऐसे साहिबान से कराएं जो अमेरिका में रहते हैं और इब्तिदा ही से पीटीआई के बड़े सरगर्म सपोर्टर रहे हैं, फंड रेजिंग में भी शामिल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि पीटीआई के जरिए शायद पाकिस्तान में कोई इनकलाब आ जाए, बड़ी तब्दीली आ जाए। अब कतई नज़र उसके कि वो तब्दीली आई नहीं आई। एक बुनियादी सवाल यही है कि जो फंड रेजिंग वहाँ पे हुई, आया ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में उसका इस्तेमाल सही हुआ? इसलिए अब पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर मुनीर खान साहब से। ये डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं और टैंपा में रहते हैं, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा में। और इनसे हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने मेरा इंट्रो तो सुन लिया, तमहीद सुन ली कि आपने जब ये सारी बातें सुनी हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आया, क्या आपका रद्द अमल था? कि आपसे कोई गलत काम सरजद हो गया, कोई ऑनेस्ट मिस्टेक जिसको कहते हैं वो सरजद हो गई है? अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे बुलाने का। तो सबसे पहले तो आपने कहा रद्द अमल तो ये हुआ कि काफ़ी अफसोस हुआ एज एन एक्सपैट पाकिस्तानी, जो कि हम लोग तकरीबन 80 या 90 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं, और मुल्क से जो पाकिस्तानी हमारे भाई मुल्क में रहते हैं उन्हीं की तरह हम भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं अपने वतन के साथ, और हमेशा कोशिश रही है कि किसी ना किसी तरह पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें मुल्क के लिए। तो हम जितने भी बाहर रहते हैं, देखें पाकिस्तान जो है वो सब पाकिस्तानियों का है। वो ना तहरीक इंसाफ का है, ना नवाज शरीफ का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना किसी और सियासी जमात का है। इम्तियाज भाई, तो बेसिक बात यह है कि देखिए हम जितने भी बाहर लोग रहते हैं पाकिस्तान में नजात के, देखिए कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना काम करता है। हम लोग कोई बहुत पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे हम लोग वेल वर्स नहीं थे, और ये फैक्ट है। लेकिन हमारी जो नेक नियति है उस पर शक करना, और या उसको इस तरह मीडिया में प्रेजेंट करना कि जैसे हमारे पीछे किसी खुदा न खास्ता दुश्मन मुल्क के लोग खड़े हमें पैसे दे रहे हैं और हम पाकिस्तान में कोई गलत किस्म की चेंजेस लाना चाहते हैं, आई थिंक ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एट द हाईएस्ट लेवल होगी। बेसिक मसला इसमें आता है वो ये है कि किसी की नीयत पे शक करना। अगर कोई पाकिस्तान में चाहे मीडिया में है या कोई सियासतदान है, वो इस केस को इस तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता हमारे पीछे किसी जो पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासिर हैं या ममालिक हैं वो फंड कर रहे थे, और हमें यूज करके वो पैसा पाकिस्तान में भेजा जा रहा था ताकि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए जाए। इसका हमें बहुत ज्यादा अफसोस है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे एफर्ट्स हुई थी वो हम जैसे मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने की थी। किसी ने $10, किसी ने $50 जमा करके पैसे जमा किए थे, और हमारे पीछे किसी बैरूनी मुल्क का कोई या साजिश नहीं है, ना किसी का कोई हाथ था। इट वॉज एन ऑनेस्ट एफर्ट जिसमें शायद हमसे टेक्निकल लेवल पे मिस्टेक्स हुई होंगी और हमें ओन करते हैं। लेकिन रिमेंबर, अगर कोई क्राइम भी कोई कमिट होता है तो उसकी इंटेंशंस को आपने प्रूव करना होता है कि मोटिव क्या था। मोटिव्स वर ऑनरेबल हियर। जी बिल्कुल, उसमें तो मेरा ख्याल है किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तमाम लोग नेक नियति से कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे थे। तो नदीम जमान साहब भी हमारे साथ हैं, आप
नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं पीटीआई के साथ, बड़ी इब्तदाई से आपकी वाबस्तगी रही है और बड़े ज़ोर शोर से इन्होंने भी फंड रेजिंग में हिस्सा लिया है। तो नदीम साहब आप बताइए, क्योंकि आपके हवाले से या आपके शहरों के हवाले से, यानी डलस, टेक्सास और कैलिफोर्निया के बैंक अकाउंट्स की भी बात आई है सामने। पहले तो केस का कि फॉरेन फंडिंग केस जिसे कहते हैं, फॉरेन फंडिंग, और जिस तरह डॉक्टर मुनीर ने अपने एक्सप्रेशन में बताया उन्होंने कि ये जो टर्म है फॉरेन फंडिंग का, इसकी परसेप्शन ये जाती है कि जैसे कोई गैर मुल्की ममालिक के गवर्नमेंट्स या उनकी एजेंसियां तहरीक इंसाफ की मदद कर रही थी फाइनेंशियली। तो एक तो ये हुआ कि ये जो स्क्रूटिनी कमेटी की रिपोर्ट आई जिसकी वजह से अगेन ये सारा केस मीडिया में है, उसकी जो आखिरी पेज है, पेज 96 का जो पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ, उसमें स्पेसिफिकली जो फॉरेन फंडिंग की जो टर्मिनोलॉजी है इसको तो बाहर फेंक दिया गया है कि कोई ऐसी फॉरेन फंडिंग की कोई ऐसी बात नहीं थी। दूसरी जो चीज थी कि अगेन जो केस था वो केस यही था कि तहरीक इंसाफ ने जो ईसीपी के साथ जो उनके पास जो अकाउंट्स की डिटेल्स जमा की हैं और मनी ट्रांसफर जमा की है वो सच पे मबनी नहीं है, उससे कुछ ज्यादा पैसे हैं, तो ये बात सच नहीं है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जितने भी सिविल केसेस होते हैं उसमें जो अक्यूजर है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। जो इस केस की फाइंडिंग्स है वो यही है कि जो अकबर बाबर साहब थे वो कोई चीज प्रूफ नहीं कर सके इस मामले में। जो स्क्रूटिनी कमेटी की एक्सेस हुई वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अकाउंट्स तक हो सकी। टेक्सास और कैलिफोर्निया के अकाउंट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए, और वो इसलिए किए गए कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी और हमने स्क्रूटिनी कमेटी के साथ शेयर की। इसके अलावा स्क्रूटिनी कमेटी ने जब यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की यूरोप से या मिडल ईस्ट से, तो उनको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि जो फॉरेन एजेंसीज हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन हमने क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन खुद ही प्रोवाइड की थी और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन थी अकाउंट्स की डिटेल्स की वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उनको मिल गई कोर्ट के अहकामात की वजह से। तो ये तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे जो फाइंडिंग्स आई है स्क्रूटनी कमेटी की, तो उसमें ऐसी कोई चीज फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं थी कि फॉरेन फंडिंग हुई है। उसके बाद जो दूसरी चीजें जिसमें एक्यूज किया गया कि फॉरेन एंटिटीज हैं और फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन एंटिटीज और फॉरेन नेशनल्स की बात की गई है। फॉरेन एंटिटीज का मेरे ख्याल में डॉक्टर मुनीर ने एग्जांपल दे दी और मैं उसको दोबारा रीइटरेट करता हूं, क्योंकि 30 सितंबर का जो 2011 का जो जलसा था, उस जलसे से लिटरली 2 हफ्ते पहले एक दिन मैंने फंड रेजिंग की थी डैलस में, और अगले दिन टेम्पा में डॉक्टर साहब ने फंड रेजिंग की थी, और उसके बाद खान साहब न्यूयॉर्क से होते हुए वापस लंदन से होते हुए लाहौर पहुंच गए थे और फिर वो तारीखी जलसा हुआ था। तो वो जो डिटेल्स हैं और वो जो फंडिंग होती है वो ऐसे ही होती है कि अगर जब हम ये पैसे कलेक्ट करते हैं तो या तो ये है कि मैं नदीम जमान चेक लिख ले, या फिर नदीम जमान की कोई बिजनेस है और वो लिख दे कि नदीम जमान एंड सन्स वो आ गई, या फिर डॉक्टर मुनीर की कोई कंपनी है और उसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर, अब उसके नाम से यूनिवर्सल हेल्थ केयर के नाम से चेक आ गया और वो फ्लोरिडा की कंपनी है, तो वो एक फॉरेन कंपनी नहीं है, वो मुनीर खान की कंपनी है और मुनीर खान ने वो डोनेट किए। तो वो जो नंबर्स आए कि इतनी फॉरेन कंपनियों ने पैसे दिए हैं और इतने फॉरेन इंडिविजुअल भी ऐसे ही हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब टेम्पा में इतने सालों से रहते हैं, इसी तरह मैं डैलस में इतने सालों से रहता हूँ। और हमारे था डॉक्टर साहब से भी कि आपके पास तो यहाँ पे इंडियंस भी बहुत रहते हैं, वो भी लोग भी तो फंडिंग करते रहते हैं अपनी अपनी जमातों की, तो आपको कोई तजुर्बा है कि कभी उनके साथ भी इस तरह का हुआ है कि उनकी नीयतों पे शक किया गया हो या उनको इस तरह ये इल्ज़ाम लगाया हो कि ये कोई गैर कानूनी अंदाज में या उनकी जो फंडिंग थी वो ठीक नहीं इस्तेमाल हुई है? जहां आपने इंडिया की बात की, देखिए इंडिया को तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं उनको। वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए तो वो इतना वो लोग करते हैं कि हर साल वो लोग इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें जितने भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, चाहे वो दुनिया के बहुत सारे लीडर्स हैं टेक्नोलॉजी में, बिजनेस वर्ल्ड में, उन सबको वो इंडिया बुलाते हैं। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है और उनको बाकायदा टास्क दिए जाते हैं और उनके साथ मिलके फैसले किए जाते हैं कि अगले 5 साल में और 10 साल में मुल्क के लिए मिलके क्या करेंगे। ये वो अपने मुल्क के जो बाहर उनके इंडियंस हैं उनके साथ वो ऐसा बिहेव करते हैं और यहाँ पे हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, इसका हमें बहुत अफसोस है।
ندیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مطلب آپ کا بھی کوئی تجربہ رہا ہے نان ریزیڈنٹ انڈینز کے ساتھ جو انڈین ڈائسپورا ہے بالکل بالکل جی. اور پاکستان کی جو ڈائسپورا ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہے اس کے حوالے سے؟ جو ایکسپیٹریٹس کے ساتھ یہ جو سلوک ہے اور جو لینگویج یوز کی جاتی ہے انفارچونیٹلی بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ صرف ہمیں پاکستان سے ملتی ہے, کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہے, ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے, یہاں تک کہ جو یورپین کنٹریز ہیں. دیکھیں یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ایک آپ کی جو ڈائسپورا ہے وہ ایک بہت ہی جذبے سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتی ہے, اور ہمیں اس سے اس طرح کی لینگویج یوز کی جاتی ہے کہ وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو ایکسپیٹریٹس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ چاہے وہ چائنا کی ٹرن اراؤنڈ ہو 80s کی, چاہے وہ انڈیا کا ٹرن اراؤنڈ ہو 90s کی, چاہے وہ اٹالین امریکنس کی کنٹریبیوشن ہو, چاہے وہ آئرش امریکنس کی کنٹریبیوشن ہو, چاہے وہ جاپانیز امریکن, ان سارے جو ایکسپیٹریٹس ہیں اور ڈائسپورا ہے انہوں نے اپنے مدر لینڈ میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے ہیں. اور یہی جذبہ ہماری خوش قسمتی ہونی چاہیے, مطلب یہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے کہ وہی جو جذبہ ہے وہ ہماری ڈائسپورا میں بھی ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری مدر لینڈ بھی اسی طرح ترقی کرے جس طرح میں نے کچھ مثالیں دی ہیں. انفارچونیٹلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایگزامپل دی کہ انڈیا کے جو ڈائسپورا ہے ان کو اتنا سر آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے, سیم از وتھ چائنا میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے ڈائسپورا کے ساتھ. انفارچونیٹلی ہمیں یہاں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہم نے کیسے فنڈنگ کر دی یا کہاں سے پیسے آ گئے. ارے بھائی ہم ایک اچھی سوچ کے ساتھ ایک اچھی نیت کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ خان صاحب ایسے پولیٹیشین تھے جنہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہمیں اور ہم نے رسپونڈ کیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہماری دشمن بن جائیں اس بات. چلیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ایک آخری سوال یہ ہے کہ عمران خان, پی ٹی آئی, ابھی بھی آپ کا لو افیئر قائم ہے ان کے ساتھ؟ کسی بھی انسان کو اس وقت سپورٹ کرتے رہیں گے جب ہمیں لگے گا کہ وہ صرف ملک کے لیے سوچ رہا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہا. اور فی الحال ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, ان کے کچھ فیصلوں پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, دیٹ از بسائڈز دا فیکٹ, لیکن ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا اور ہم ان کی نیت کے ساتھ کھڑے ہیں. اوکے ندیم صاحب لاسٹ ورڈز. جی دیکھیں جی, جس طرح جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ ایک آج کل یہ ہوا چلی ہوئی ہے فارن فنڈنگ کیس کی, تو میرے خیال میں یہ بات تو اب بالکل دس شوڈ بی پٹ ٹو ریسٹ کہ ایز فار ایز تحریک انصاف از کنسرنڈ نہ کوئی ایسی چیز تھی اور نہ ہے, اور یہ پروو ہو چکی ہے. تو ایک اس چیز کو سائڈ پہ لیا جائے. اور دوسرا یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جس طریقے سے لینگویج یوز کی گئی ہے ڈائسپورا کے اور پاکستانی امریکنز کے خلاف, جس طرح آئی تھنک ان کو آگے آنا چاہیے اور اس کو اون کرنا چاہیے کہ یہ ایک اچھی ٹریڈیشن نہیں ہے, اور ہمیں بھی اسی طرح ویلکم کرنا چاہیے جس طرح دنیا کی باقی قومیں جو ہیں وہ اپنے ڈائسپورا کو اون کرتی ہیں. اوکے چلیں, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیر خان اور ندیم زمان صاحب, بہت شکریہ آپ نے کافی وقت نکالا اس گفتگو کے لیے. لیکن کم از کم فارن فنڈنگ کے حوالے سے کچھ وضاحتیں ضرور ہو گئی ہیں. اور دوستو آپ نے دیکھا دونوں صاحبان, ان کی ابھی بھی امید ہے کہ عمران خان, پی ٹی آئی شاید پاکستان کے لیے کوئی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکے. ظاہر ہے مسائل بہت ہیں, یہ تو پاکستان ایک مسائلستان ہے, گھرا ہوا ہے مسائل میں پچھلے 70-72 سالوں سے, اور اس کو 2-3-4 سالوں میں شاید نہیں بلکہ یقیناً بہت مشکل ہے اس نظام کو تبدیل کرنا, ان سٹیٹس کو فورسز کو ڈسپلیس کرنا جو کہ اس وقت جونک کی طرح پاکستان کا خون چوس رہی ہیں. تو امید ہے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں امریکہ میں, یورپ میں ہیں, وہ یوں ہی پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.